माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस 10 घंटे चलने वाली इस चर्चा के उपरांत मुझे उत्तर देने के लिए अवसर देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो बड़ा निराशाजनक है ये दृश्य विपक्ष को देख करके कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा, कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है, उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्जवल नागरिक भी, यानी उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत है। इन्होंने शायद वो कैवलकेड देखा ही नहीं कि 30 गाड़ियां कभी भी गृह मंत्री जी के साथ नहीं चलती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी विदेश गए हुए थे। हम में से किसी की जानकारी में ऐसा नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि विदेश जाने का सवाल ही नहीं। गृह मंत्री जी कभी भी विदेश नहीं गए। तो यानी तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। अब ये भी कहा गया, अब इन्होंने एक कहानी सुनाई, तो मैं भी ये कहानी सुनाना चाहता हूं। और ये कहानी है 21 जुलाई की। 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष नामालूम क्या सोच करके और किस उम्मीद से जाकर के बैठ गए 7 LKM प्रधानमंत्री आवास के फाटक के बाहर। अब नामालूम क्या था मन में। अब
अब मेरा विभाग ऐसा है जो शोध के साथ ताल्लुक रखता है। जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत ज़माने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। और फिर जब इनको बड़ी विनम्रता से समझाने का प्रयास किया गया कि ये आपको शोभा नहीं देता, तो इन्होंने कहा कि मुझे उठा लिया जाए। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। और जैसा कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे। इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की ज़बान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। और फिर जब इन्हें उठाया गया तो जो इन्होंने दृश्य वहां पे दर्शाया अपने उठाए जाने का, तो क्या वो गालिब का शेर है कि बड़े बेगैरत होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। यानी वो जो दबे हुए अरमान हैं 7 LKM में जाकर के बसने के और नेता बनने के, वो ना मालूम किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। मैंने 40 से 45 हमारे वक्ता रहे, सबके सुझाव भी नोट किए, बड़े ध्यान से भी सुना। उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी आई जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने लायक है। यहां पे ये बताया गया, हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि utmost restraint was exercised and it was made sure that casualties don't happen. लेकिन मुझे लगा बाद में, जैसे मैंने कहा कि जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। तो इन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 times the paper leak happened, which affected 750 crore children. I have verified this from the written script which was there in the parliament last night, where I wanted to actually check on myself. 150 paper leaks affecting 750 crore children, which means 7.5 billion. The entire population of the world is just about 8 billion. And you have 7.5 billion children in India. ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया। या तो ये मन गढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है।
उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 FIR लग चुके हैं पिछले 2 वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए। शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अवसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज from 760 to 1,293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer and which should have happened actually. वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था। उसका नॉमेनक्लेचर भी गलत था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेस टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट एंड यू हैड मेड young children prisoners of the subjects chosen for them in class 12 by their parents, by their guardians, by their elders. NEP 2020 has liberated our adolescent children from these subjects that they took up for class 12 and given them an aptitudinal freedom. अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो BSc भी उन्हीं मजमून में करेगा, MSc भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, PhD भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी ही बिकम्स प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट्स। हियर वी हैव एंट्री एग्जिट। अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बनने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है। देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844, MBBS सीट 51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स 31,100 से 86,300 तक। अब मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई, 12 तारीख को CBI को सौंप दिया गया, तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए, साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही CBI दिया। और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त
सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है। इस बिल की ये खासियत है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी। कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूं। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वाज एनेक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सजा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज ऑल्सो हैज रिड्यूस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं। श्री N.K. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, डीन कोरिया, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, E.B. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, D.M. कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है
अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं। तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? नो। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी खबर आपको दे दें, एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, छात्रों के भविष्य को सुरक्षा देने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास करा लिया गया है। चर्चा के बाद ये पास हुआ है। हालांकि इस बीच में सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच में खूब बार पलटवार हुआ। राहुल गांधी ने बहुत से आरोप लगाए, प्रियंका गांधी ने बहुत से आरोप लगाए, लेकिन मसला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ था और इसलिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लगातार हो रहे विपक्ष के हंगामे के बीच भी अपनी तरफ से जवाब देते रहे। एंटी पेपर लीक बिल इसी हंगामे के बीच लोकसभा से बहुमत से पास हो गया है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ये चाहते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक ना हो, लीक करने वालों के खिलाफ एक मजबूत कानून बने, सख्त से सख्त सजा मिले अपराधियों को। और इसलिए पेपर लीक के विरुद्ध युद्ध के तहत अब ये बिल लोकसभा से पास हो गया है। तो पहला वादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से किया था, वो वादा पूरा हुआ। चर्चा हुई बिल के ऊपर। वो अलग बात है कि विपक्ष ने बिल से जुड़े हुए बिंदुओं पर, उन पहलुओं पर बोलने से ज्यादा सरकार को घेरने के लिए समय का उपयोग किया। और ये तस्वीर हम आपके सामने रख दें, 2024 का कानून और 2026 के कानून के बीच का जो अंतर है, जो सजा पहले 3 से 5 साल की थी, अब वो 5 से 10 साल की हो जाती है। जो जुर्माना पिछले कानून के मुताबिक 10 लाख का था, अब 2026 का ये कानून 50 लाख का जुर्माना कर देता है। यदि दोषी कोई अकेला व्यक्ति है तो उसके ऊपर यह कानून लागू इस तरह से होता है। लेकिन अगर दोषी किसी संगठित गिरोह का सदस्य है और ऐसा बड़ा अपराधी है, तो फिर यही कानून 2024 में जो 5 से 7 साल की सजा का ऐलान करता था, अब 2026 का ये कानून 7 से 10 साल की सजा का ऐलान करता है, जिसमें जुर्माना पहले 1 करोड़ और इस बार इससे सीधा बढ़कर 10 करोड़ कर दिया गया है। वहीं अगर दोषी कोई सर्विस प्रोवाइडर फर्म है, तो ऐसी सूरत में साल 2024 का जो कानून कहता था कि मात्र 1 करोड़ का जुर्माना, एग्जाम कॉस्ट की वसूली और 4 साल तक के लिए उस कंपनी का ब्लैक लिस्ट हो जाना, इस बार ये कानून और ज्यादा सख्त बनाते हुए 5 करोड़ का जुर्माना, एग्जाम कॉस्ट की वसूली और इस सर्विस प्रोवाइडर फर्म को 8 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो एंटी पेपर लीक कानून इस बार और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच सरकार आखिरकार ये कानून पास कराने में कामयाब रही है। एक बार फिर से इस कानून के नियम आपको बता दें। साल 2024 में यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर फर्म का सदस्य दोषी पाया जाता था, तो इसमें
3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था और जुर्माना 1 करोड़ का था। लेकिन ये कानून जो अभी अभी लोकसभा से पास हुआ है, 5 से 10 साल तक की सजा और 5 करोड़ के जुर्माने का ऐलान करता है। वहीं एंटी पेपर लीक कानून पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा सख्त इसलिए है क्योंकि पिछली बार कोई समय सीमा नहीं थी और ना ही किसी खास टास्क फोर्स का गठन किया गया था, केवल पुलिस के हिस्से ये जांच थी। लेकिन इस बार ये कानून अलग है। इसके प्रावधान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा, जांच भी समय सीमा के अंतर्गत पूरी की जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस हो, सीबीआई हो, स्पेशल टास्क फोर्स हो, एसआईटी हो, इस मामले में अपनी छानबीन करेगी और एफटीएफ की इस छानबीन के आधार पर फिर अगले 1 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो जाने के बाद यदि कोई वादी हाई कोर्ट में अपील करता है तो उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। 3 महीने के अंदर अंदर भी हाई कोर्ट को फैसला सुनाना होगा, अपनी सुनवाई पूरी करनी होगी। यानी कि अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट तक का, यानी कि जांच शुरू होने से लेकर चार्जशीट दायर होने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका नतीजा आने में 3 महीने का टाइम फ्रेम है। और अगर ये मामला फिर आगे हाई कोर्ट में जाता है तो उसमें भी 30 दिन के अंदर अंदर या यूं कहे 3 महीने के अंदर अंदर इस मामले पर फैसला सुनाना हाईकोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। हालांकि बिल पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ, नेता प्रतिपक्ष अपना बयान पूरा नहीं कर पाए। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान इडियट जैसे असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया था। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि गृह मंत्री के आदेश पर ही छात्रों पर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हुआ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने राहुल गांधी से बाकायदा माफी मांगने की मांग की। To see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय मंत्री Minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। अब गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष।
ऐसा तो नहीं बोल सकते. How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकता है. आप कैसे बोल सकते हैं? अब राहुल गांधी के बयान पर जब लोकसभा में हंगामा होने लगा तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के बचाव में सदन में खड़े हो गए. अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों पर ऐसा व्यवहार किसने किया ये जांच करे. इस पर सरकार ने कहा कि राहुल गांधी ने जांच की बात नहीं की बल्कि सीधे सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगाया, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए. अध्यक्ष महोदय अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है. ये सही है. नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है. अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है. राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा. इंक्वायरी का बात नहीं मांगा. राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया. उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया. कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं. अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है. राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है. एक ही नहीं, ये गलत बात. आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है. आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए. आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है. ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं चल सकता है. बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते. तो क्या हम ऐसा कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया? हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर. यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है. आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया. तो जबरदस्त हंगामा हुआ, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है. लोकसभा में बिल पास हो गया है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस पार्टी के बाकी सांसद केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं. मीडिया सामने खड़ी है, इंतजार है कि शायद कोई बयान देंगे, लेकिन आज जिस तरीके का उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, किरण रिजिजू ने कहा कि आप जिस तरीके की बात कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है. आपने जांच की बात नहीं की है, बल्कि आपने सीधा देश के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिया कि उन्होंने छात्रों पर गोली चलवाने का आदेश दिया. हालांकि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को डिफेंड करने की कोशिश की, तो इस पर भी किरण रिजिजू का कहना यह था कि राहुल गांधी किसी जांच की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं. अगर हम ये कह दें कि राहुल गांधी ने किसी का मर्डर किया तो क्या ये बात ठीक होगी? राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने दिए गए बयान पर सदन के बाहर आकर भी बयान दिया. राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में दो ही बात हो सकती है, या तो गृह मंत्री ने फायरिंग के आदेश दिए या फिर उन्हें फायरिंग की जानकारी नहीं है. मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं. एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी. इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट. इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू. तीसरा तो हो ही नहीं सकता. या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट. अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल. मैं यही बोल रहा हूं, तीसरी बात तो ही नहीं. लॉजिक है ना. सदन में भी नहीं आए, व्हाई इज ही नॉट कमिंग? supposedly brave Home Minister of India, why is he not in the house? If he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया. Anyway, नहीं, देखिए, मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए. तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को वो हक मिला है.
पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ। एक बच्चे की आंख फोड़ दी, आपने देखा, सबने देखा। राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया, आप स्पीकर से मिलने गई थी, कुछ बात नहीं बन पाई थी। सरकार कह रही कि माफी मांग ले राहुल जी। तो प्रियंका गांधी का बयान भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि आपने देखा और पूरा देश भी देख रहा है। राहुल गांधी संसद में गृह मंत्री पर दिए गए अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा दो ही सूरत हो सकती है, पहला तो ये कि गृह मंत्री ने आदेश दिया, और अगर ये नहीं है तो फिर गृह मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है। दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है। अगर दूसरी बात है तब तो फिर वो इनकॉम्पिटेंट है, वो इस लायक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी। और इधर प्रियंका गांधी ने कहा कि इस वक्त पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ, राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। अब राहुल गांधी सदन में अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने अपनी बात रखी भी, लेकिन जैसे उन्होंने गृह मंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने छात्रों पर गोलियां चलवाने के आदेश दिए थे, इसके बाद सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें माफी मांगने के लिए कहा कि आप एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, आपको माफी मांगनी ही होगी। और तभी बहस बढ़ती चली गई। इधर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर अटैक किया और कहा कि राहुल गांधी ने इडियट शब्द का इस्तेमाल कर जेनजी को ललकारा है। देश के छात्रों के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। जेनजी पीढ़ी ना तो इडियट है ना ही अंधभक्त है, जेनजी पीढ़ी देशभक्त है और राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए। गोली चली नहीं और राहुल गांधी जी ने कहा कि स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चली है। मैं इसको अंडरलाइन करके दोबारा बोल रहा हूं ताकि किसी प्रकार का भ्रम देश में ना फैले। दिल्ली में जिस समय संसद मार्च चला था उस समय स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चली थी और राहुल गांधी जी ने आज भ्रमित करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए गोली चली है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया और यह भी कहा कि गृह मंत्री जी के कहने पर गोली चली है। इसमें एक बात स्पष्ट कर दे, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद जमीनी हकीकत के विषय में पता नहीं है। जहां भी एक्शन लेना होता है लाठीचार्ज इत्यादि का, उसके लिए वही नियुक्त मजिस्ट्रेट होते हैं।